दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह चैप्टर। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि सभ्यता किसे कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएँ और मान्यताएं विशेष है। जो एक विशेष मान्यता की विचारधारा तथा उनका जीवन का रहन सहन अलग तरीके, एक विशेष तरीके का हो। विश्व में ना कुछ मुख्य सभ्यताएं हैं। तो उसमें 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। तो पहले क्या माना जाता था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता ही प्राचीन सभ्यता है। फिर क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। तो इसमें आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? आज से लगभग 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान, रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो क्या है कि जो पाकिस्तान है अभी, वहाँ पे एक पंजाब प्रांत है, उसमें रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उन स्थलों पर खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंट एवं अवशेष मिले। इसी दौरान खुदाई के दौरान जो उनको ईंट एवं अवशेष मिले, उस समय यह लोग नहीं समझ पाए कि इनका महत्व क्या है और रेल की पटरी बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। तो उन्होंने नहीं देखा कि ये क्या है, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने अपना काम जारी रखा और वो पटरी बिछाने के कार्य में लगे रहे। तो सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इसके बाद क्या हुआ कि सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है जो एक देश के इतिहास के संबंधित जानकारियों की जांच करे। तो आपको बता दूं पुरातात्विक विभाग क्या है। पुरातात्विक विभाग वह संस्था है जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? पहले डायरेक्टर इसके अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर जो थे, इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। इनके बाद जॉन मार्शल 1902 से 1928 पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। तो जॉन मार्शल जो थे, उन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। जो दयाराम साहनी थे, इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज गई। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके नाम जरूर याद रखना। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इसके शुरुआती अवशेष मिले थे। तो इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम का एक स्थल था, वहाँ पे इसके अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे बसी थी। कांस्य युग सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की थी। जो ये यहाँ के लोग थे हड़प्पा के, इन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य की खोज की थी। अब हड़प्पा सभ्यता की हम भौगोलिक विशेषताएं तथा वहाँ की संरचना देखेंगे। तो क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था।
वर्तमान में देखो तो यह सभ्यता अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होती हुई भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे गुरुग्राम के मध्य प्रदेशों के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार वाली सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, यानी यह सभी सभ्यताएं विश्व में एक ही समय पर थी। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल क्या था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अब इसमें आगे का देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके क्या थे? कृषि, पशुचारक, शिकार। कृषि, पशुपालन और शिकार। कृषि, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मागी कृषि के बारे में बताओ। तो इसमें आ गया सिंचाई के लिए नहरों पे एवं कुओं का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की मोहरों में वृषभ बेल की जानकारी मिलती है। इसे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। कालीबंगम और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया करते थे। अब हम यहाँ के पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा स्थल में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इन जानवरों को पालते थे। शिकार, यहाँ पर मछली, पक्षियों एवं जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाया करते थे। जो यहाँ के निवासी थे वो जानवरों, पक्षियों आदि को मांस खाया करते थे। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक है। इसमें पहला शहर हड़प्पा तथा दूसरा मोहनजोदाड़ो है। तो मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताएं हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था। यह आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर था। मोहनजोदाड़ो में नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। मोहनजोदाड़ो में जो है नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। वे 2 मुख्य रूप क्या थे? दुर्ग और निचला शहर। हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे पहले। दुर्ग आकार में छोटा होता था। इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग को चारों तरफ दीवारों से घेरा गया था। यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी। निचला शहर क्या था? निचला शहर आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की मुख्य विशेषता इसकी जल निकास प्रणाली थी। दुर्ग, माल गोदाम, अन्नगृह। यह एक बड़े आकार का गोदाम होता था। इसमें अनाज को रखा जाता था। विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला है। तो हम विशाल स्नानागार के बारे में अब पढ़ेंगे। विशाल स्नानागार, दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को भरने के लिए कुओं का प्रबंध था। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी ओर से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इन सभी
जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। निचला शहर, जो निचला शहर था वहाँ की सड़कें। मोहनजोदाड़ो में सड़कें 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह हवा के जरिए अपने आप को साफ हो जाए। तो एक आधुनिक प्रणाली थी कि इस तरह से बनाया गया था सड़कों को कि वे अपने आप ही साफ हो जाए हवा के साथ। और यहाँ की जल निकास प्रणाली को पढ़ेंगे। नियोजित ढंग से नाली एवं गलियों का निर्माण किया गया था। नालियों के निर्माण के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। जो जिप्सम होता है इसका कोई गारे होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचाया जा सके। वर्षा जल के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। भवन निर्माण, अब यहाँ का भवन निर्माण पढ़ेंगे हम। भवन निर्माण, मोहनजोदाड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली अवश्य होती थी। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे। हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानागार होता था। घरों के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। स्नानागार की नालियां बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी। कई घरों में सीढ़ियां भी मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ मकान 2 मंजिल के भी होते थे। अकेले मोहनजोदाड़ो में ही लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए। अन्य विशेषताएं, यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था। बर्तन पकाने की भट्टी को शहर से बाहर बनाया जाता था ताकि शहर में प्रदूषण ना हो। गलियों का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि ताकि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक जा सके। रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किए जाते थे। कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढों में दबाया गया था। तो ये हमने उसकी अन्य विशेषताओं को भी पढ़ लिया। अब हम यहाँ की सामाजिक विभिन्नता को समझेंगे। हड़प्पा समाज में भिन्नता की जानकारी हमें समाधान एवं विलासिता की वस्तुओं से मिलती है। समाधान, यहाँ पर अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफनाकर किया जाता था। पाई गई कब्रों की बनावट एक दूसरे से अलग है। कई कब्रों में ईंट की चिनाई की गई है, जबकि कई कब्रें सामान्य हैं। कब्रों में व्यक्तियों के साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी दफन दिए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कब्रों में से तांबे के दर्पण, मनके और आभूषण आदि भी मिले हैं। अब हम ये पढ़ेंगे विलासिता की वस्तुएं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है विलासिता की वस्तुएं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। रोजमर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि चकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि। इन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता था और यह आसानी से उपलब्ध थी। विलासिता की वस्तुएं यह वह वस्तु है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, अर्थात कम मात्रा में मिली है। ऐसी वस्तु जो महंगी या दुर्लभ हो, उन्हें कीमती माना जाता है, जैसे कि फ्रांस के पात्र, स्वर्ण भूषण। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थान लोथल जो गुजरात में है, कालीबंगा जो राजस्थान में, नागेश्वर जो गुजरात में और धोलावीरा जो गुजरात में है। यहाँ की शिल्पकला के बारे में पढ़ेंगे तो शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियाँ, औजार बनाना आदि को शामिल किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मोहरे, बाट बनाए जाते थे। शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चूंदड़ो, लोथल और धोलावीरा में छेद करने का सामान मिला है।
मोहर और मुद्रांकन, जो यहाँ की मोहर और मुद्रांकन है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहर और मुद्रा अंकन का प्रयोग भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सामान एक थैले में डालकर कहीं दूर भेजा गया है तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उससे रस्सी पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। अगर उस मोहर की छाप में कोई परिवर्तन आए तो यह सामान के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता था। साथ ही से भेजे जाने वाले की पहचान का पता भी चलता था। बाट, जो यहाँ के बाट प्रणाली थी। बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। मनके क्या होते थे? मनकों को कर्नेलिया लाल रंग का सुंदर पत्थर, जेप्सर, सेलखड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। धातु सोना, तांबा, कांसा, शंख, फ्रांस, पक्की मिट्टी। कुछ मनकों को दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर भी बनाया जाता था। मनकों का आकार छपराकार, गोलाकार, डोलाकार आदि होता था। ऊपर से चित्रकारी द्वारा सजावट की जाती थी। पत्थर के प्रकार के अनुसार मनके बनाने की विधि में परिवर्तन आता था। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण को साँचे में डालकर भी मनके बनाए गए हैं। मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया होती थी। उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे हुई? जो उत्पादन केंद्र थे उनकी पहचान कैसे हुई? बचा हुआ कच्चा माल, जो वहाँ पे बचा हुआ कच्चा माल था, त्यागी हुई वस्तुएं, कूड़ा करकट इत्यादि उत्पन्न केंद्रों की पहचान होती है। तो वहाँ पे ना बचा हुआ माल मिला था और जो ये त्यागी गई वस्तुएं थी ये सब मिली थी। इस जगह पर औजार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, उन्हें ही उत्पादन केंद्र माना जाता था। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है या फिर उत्पादन के लिए बाद बचे हुए अवशेषों से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति क्या होती? स्थानीय कच्चा माल, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि। अन्य क्षेत्रों से मंगाया जाने वाला कच्चा माल नागेश्वर और बालाकोट से शंख, लोथल से कार्नेलियन पत्थर, राजस्थान और उत्तर गुजरात से सेलखड़ी, राजस्थान के खेतरी से तांबा। हड़प्पा की लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। इसमें लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह थे। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। जो हड़प्पा की लिपि थी उसे आज तक भी पढ़ा नहीं गया है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति में शासन को लेकर 3 अलग अलग मत है। हड़प्पा की जो संस्कृति थी उसमें अलग अलग मत थे सबके। तो इसमें पहला मत था, कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति सामान्य थी। दूसरा मत यह था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक थे। और तीसरा मत यह था, हड़प्पा एक राज्य था क्योंकि इतने बड़े आकार में फैला होने के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में कई सामान्य वस्तुएं मिली। नियोजित बस्ती, ईंटों का आकार, समाज की संरचना, जीवन निर्वाह के तरीके। जो यहाँ की धार्मिक मान्यताएं थी, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। कुछ मोहरों के अनुष्ठान से दृश्य मिले हैं। मोहरों पर पेड़ पौधों को भी पाया गया है। आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता था। कालीबंगम और लोथल जैसे क्षेत्रों में विशाल स्नानघर मिले हैं जो सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ मोहरों में एक व्यक्ति को योग मुद्रा में बैठे देखा गया है। पत्थर के शब्दकोश को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह हिंदू धर्म के मुख्य देवता शिव की आराधना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन।
अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ और ये कैसे ख़त्म हो गई ये सभ्यता। तो क्या हुआ कि इसका एक कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास कि इसका पतन कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, जैसे कि भूकंप, सिंधु नदी का रास्ता बदलना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, आर्यों का आक्रमण। तो ये सब एक माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा, पर इसका कोई सटीक वो नहीं है हमारे पास उत्तर की इसका पतन कैसे हुआ था। और जो कनिंघम था, जो जनरल डायरेक्टर थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, भारतीय पुरातत्व का पहला डायरेक्टर जनरल कनिंघम था। और जो कनिंघम थे उन्होंने क्या भूल की, उन्हें लगा कि हड़प्पा सभ्यता कोई बड़ी सभ्यता नहीं बल्कि छोटी सी सभ्यता है। हड़प्पा की मोहरों को समझने में असफल रहे, हड़प्पा का काल निर्धारण करने में असफल रहे। उन्होंने हड़प्पा अवशेषों को वैदिक काल से जोड़कर देखा, जबकि वह उससे भी पुराने थे। उन्होंने केवल लिखित प्रमाणों का विश्वास किया, जिस वजह से वह गलती कर बैठे। तो ये था कि कनिंघम ने कुछ भूल की, जिससे वो पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता को समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं चैप्टर 2 में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।